Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Let's study English. जैसा कि हम यूपी टीजीटी पीजीटी के प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व कर रहे हैं, आज फिर से मैं एक और प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ लेकर आई हूँ और जिस किसी ने भी पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियो नहीं देखी है तो वो इसी चैनल पर जाकर उन प्रैक्टिस सेट्स को भी देख सकता है। और चलिए फिर शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को हम। तो कल की वीडियो में मैं इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस को करवा चुकी थी। अब इससे आगे के क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। ओके, चलते हैं। ये क्वेश्चन भी हो गए थे। आई होप आपने ये वीडियो देख ली होगी। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था। ओके, ये सारे हम कर चुके हैं पहले ही क्वेश्चन। अब इससे आगे के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तक हम कर चुके थे। चलो इसे भी एक बार रिवाइज करते चलते हैं। Which of the following works is written by Ernest Hemingway? अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा इनमें से कौन सा वर्क लिखा गया था? क्या था? A Fable, Across the Black Water या फिस्टा? Which is your right answer? Yes, इसका करेक्ट आंसर था फिस्टा। नाउ हम आज के क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, The following lines occur in which of the poem mentioned below? अब नीचे जो लाइंस दी हुई है ना, ये कौन सी पोएम में मेंशन की गई हैं ये हमें बताना है। तो लाइंस देख लेते हैं। टू एबल नो इम्पॉर्टेंट ट्रायम्फ वॉन मोर देन इफ लाइफ हैड नेवर बीन बिगन। ये एम ना होकर यहाँ पर एन है, ठीक है, ध्यान रखना। क्या है? टू एबल नो इम्पॉर्टेंट ट्रायम्फ वॉन मोर देन इफ लाइफ हैड नेवर बीन बिगन। कौन सी पोएम में ये लाइन मिलती है? ऑप्शंस है मेंडिंग द बॉल, वन सेल्फ आई सिंग, डिजाइन या ऑनेस्ट या वन साइड भी बोल सकते हैं इसे। क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको इसमें से ऑप्शन? सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। और स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई हुई है। आपको क्या करना है? पहले वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को खुद से रीड आउट करके उसका खुद से आंसर सोचना है कि क्या होगा इसका आंसर। उसके बाद आपके अपने आंसर को राइट आंसर से मैच करना है और देखना है कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। ओके, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द ऑनेस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, A statement which may certain two or more meaning is an example. एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके दो या दो से अधिक मीनिंग निकलते हों उसे क्या बोलते हैं? वो एनेक्डोट है, एपिग्राफ है, एम्बिग्यूटी है या फॉइल है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बताइए। इजी है स्टेटमेंट तो। विच इज योर राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी क्या होती है? एम्बिग्यूटी इज अ टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ मीनिंग इन विच सेवरल इंटरप्रिटेशन आर प्लॉजिबल। या ऐसा कह सकते हैं, एम्बिग्यूटी क्या होती है? मतलब जब एक ही बात के, किसी एक ही बात के एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रहे हों तब हम उसे एम्बिग्यूटी कहते हैं। ये कन्फ्यूजन वाली अवस्था भी कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a figure of speech wherein a comparison is made between two unlike quantities without the use of word like or as. इजी है, इसे तो आप बता ही सकते हैं। अगर आप सिमली को पहचानते हैं तो आप इजीली इसका आंसर कर लेंगे। a figure of speech wherein a comparison, देखिए सिमली में भी कंपैरिजन होता है और मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है, लेकिन सिमली और मेटाफर के कंपैरिजन में क्या अंतर होता है? वही इसमें स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर इन अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू अनलाइक क्वांटिटीज, दो अनलाइक एक जैसी क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन होता है विदाउट यूज ऑफ द वर्ड्स लाइक और एज, लेकिन उसमें इन वर्ड्स का यूज नहीं होता। अगर यदि ये सिम्बली होती तो सिम्बली में हम लाइक और एज का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे शी इज एज ब्रेव,
एज लायन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हमने एज का यूज़ किया तो ये क्या हो जाएगा, सिमिली। लेकिन अगर हम इसका यूज़ ना करके हम इसी स्टेटमेंट को अगर इस तरीके से लिख दें, शी इज लॉयन, तब ये क्या हो जाएगा, अब ये मेटाफर बन जाएगा। ओके, तो रुकिए एक मिनट, हाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, यस इसका करेक्ट आंसर है मेटाफर। ठीक है, बिना लाइक और एज यूज किए जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मेटाफर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी तैयारी के बीच में। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपके फिगर ऑफ स्पीच से आते ही आते हैं, तो आप इसे हल्के में ना लें, बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है और इन चीज़ों को समझना है, क्योंकि जो इन्हें एक बार समझ लेता है फिर उसे दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इन पर। ठीक है, तो इन्हें ध्यान से समझें। अ प्ले ऑन वर्ड्स वेयर इन a word is used to convey two meaning at the same time is called। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि a play on words मतलब शब्दों से खेला जा रहा है, wherein a word जहाँ पर एक शब्द is used to convey, उसका एक शब्द का उपयोग किया जाता है कन्वे करने में, two meaning at the same time मतलब एक ही शब्द से दो मीनिंग निकाले जाएं सेम टाइम पर, तो उसे क्या बोलते हैं, क्या वो पन है, क्या वो सटायर है, क्या वो हाइपरबोली है या पैराडॉक्स है, क्या होगा हमारा राइट आंसर, यस इसका करेक्ट आंसर है पन। ठीक है, पन क्या होता है, पन को हम और क्या कहते हैं, पन को कहते हैं हम पैरानोमेसिया। ठीक है, लिख देती हूँ स्पेलिंग, पैरोनोमासिया। ठीक है, ये पन का दूसरा नाम है, हो सकता है इसे भी पूछ लिया जाए। ठीक है, कि पन को दूसरा क्या कहते हैं, सॉरी ये पी है, ध्यान रखना ये पी है, PARONOMASIA। ठीक है, पैरोनोमासिया। ठीक, is a form of word play that suggested two or more meanings by exploiting multiple meanings of words or of similar sounding words for an intended humorous and rhetorical effect। कहने का मतलब ये है कि पन क्या होता है, जब हम किसी की, जैसे मजाक में नहीं कहते कि दो शब्द मतलब कह रहे होते हैं हम कुछ और उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा होता है, तो उसे पन कहते हैं। ठीक है, मजाक में जैसे हम दूसरों को ताना मार के इस तरीके से बोलते हैं, तो वो है ये पन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्क दैट मेक्स फन ऑफ अनदर वर्क बाय इमिटेटिंग सम एस्पेक्ट ऑफ द राइटर्स स्टाइल। ठीक है, एक वर्क जिसका यूज़ हम कब करते हैं, किसी दूसरे वर्क का फन करने के लिए, दूसरे वर्क का मजाक उड़ाने के लिए, जब उसकी इमिटेटिंग कर ली जाए, मतलब उसी की कॉपी कर ली जाए किसी राइटर के स्टाइल की, तो उसे क्या बोलते हैं, वो सटायर है, पैरोडी है, फार्स है या फेबल है, क्या हुआ इसका राइट आंसर, सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। विच इज योर राइट आंसर, बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है पैरोडी। ओके, अब ये पैरोडी क्या होती है, जैसा कि हम डेफिनेशन से समझ सकते हैं, अ वर्क एक ऐसा कार्य या एक ऐसा वर्क दैट मेक्स फन ऑफ अनदर वर्क, जो दूसरे किसी वर्क की मजाक उड़ाता है या उसकी इमिटेटिंग करता है, मतलब उसकी कॉपी या मिमिक्री करते हैं, सम एस्पेक्ट ऑफ द राइटर्स स्टाइल। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरोडी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फेबल आपको पता है, फेबल क्या होती है, एनिमल स्टोरी होती है ना, सटायर आपको पता है, मजाक उड़ाना। ठीक, अ सीन दैट इंटरप्ट्स द नॉर्मल chronological sequence of events in a story to depict something that happened at an earlier time। बताइए, the scene that interrupt the normal chronological sequence of events in a story to depict something that happened at the earlier time, मतलब पास्ट में, बीते हुए समय में जो काम हुआ है उसको chronological order में डिस्क्राइब किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं,
क्या है वो? फ्लैशबैक है, प्रोलॉग है, एपिलॉग है, या ये है फ्लाश फॉरवर्ड है? बताइए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या है? सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लैशबैक। ओके, फ्लैशबैक क्या होता है? अ फ्लैशबैक इज एन इंटरजेक्टेड सीन दैट टेक्स द नरेटिव बैक इन टाइम फ्रॉम द सर्टेन पॉइंट ऑफ द स्टोरी। ठीक है, जैसे नरेटर है जो पास्ट टाइम में बीते हुए समय की बातें सोचने लगे या उन्हें उनके बारे में डिस्क्राइब करने लगे, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे फ्लैशबैक बोलेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्शंस क्या है? चूज द ऑप्शन विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिविंग सेंटेंस। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ गए हैं, इस सेंटेंस के लिए एक वर्ड बताना है, क्या होगा? द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज। द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज, इसे क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, या फिर एथनोलॉजी? क्या होगा हमारा राइट आंसर? सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्या होगा हमारा राइट आंसर? यस, एंशियंट सोसाइटी के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी। जैसे आपने अक्सर सुना होगा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट होते हैं या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो क्या करते हैं एंशियंट चीज़ों के बारे में सर्वे करते हैं। ठीक है, उसी पर बना हुआ है। एंशियंट सोसाइटी के बारे में स्टडी करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? आर्कियोलॉजी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी। एक ऐसी अवस्था जिसमें कुछ चंद लोग बहुत सारे लोगों पर शासन करते हैं। ठीक है, विच द फ्यू गवर्न द मैनी, क्या होता है? उस अवस्था को क्या बोलेंगे? वो मोनार्की है, ओलिगोकैरी है, या फिर ऑटोक्रेसी है, या फिर प्लूटोक्रेसी है? क्या होगा हमारा आंसर? सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ओलिगार्की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ओलिगार्की। और मोनार्की क्या होती है? मोनार्की कहते हैं जैसे इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ का शासन है, इस तरीके से, मतलब किसी किंग का शासन होना, उसे क्या बोलते हैं हम? मोनार्की। ओके, आगे चलते हैं। मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिसीज, क्या होगा इसका राइट आंसर? स्किन की मेडिकल स्टडी को क्या बोलते हैं? एंड्रोक्रोनोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, डर्मेटोलॉजी, या ऑप्थोमोलॉजी? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डर्मेटोलॉजी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मर्डर ऑफ ब्रदर। देखिए, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम टीजीटी में पूछा गया है। बताइए क्या होता है? मर्डर ऑफ ब्रदर को क्या कहते हैं? पार्टिसाइड, रेजिसाइड, होमिसाइड, या फैट्रिसाइड? क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रैट्रिसाइड। ओके, अच्छा, होमिसाइड क्या होता है? होमिसाइड किसे कहते हैं? जब बहुत सारे एक मोव का एक साथ मतलब मर्डर कर दिया जाए, किलिंग ऑफ मोव या किलिंग ऑफ क्राउड, दैट इज होमिसाइड। ठीक है, ओके। रेजिसाइड क्या होता है? रेजिसाइड, किंग के मर्डर को रेजिसाइड बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। और पैट्रिसाइड आपको पता ही है, फादर की किलिंग को। ठीक है, अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग। एक हल्की सेलिंग बोट मतलब तैरने वाली नाव जिसको स्पेशली रेसिंग के लिए तैयार किया गया हो, उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शंस है आपके पास। कैनॉय, याट,
फेरीगेट या सबमरीन, क्या होगा हमारा राइट आंसर? सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है कैनोए। कैनोए क्या होता है? कैनोए एक प्रकार की नाव होती है जो बहुत ही हल्की होती है और नैरो बोट होती है, मतलब बहुत पतली सी, ठीक है, और टिपिकली पॉइंटेड एट द बोथ एंड्स, ठीक है, दोनों साइड से टिपिकली पॉइंटेड बंधी हुई सी होती है, एंड ओपन ऑन टॉप, और टॉप से खुली होती है, ठीक है। इस तरीके की नाव को हम क्या बोलते हैं? कैनोए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें स्टार्टिंग में ब्लैंक दिया है, कहा गया है द मून हैज़ नो वाटर, इट्स सॉलिड क्रस्ट डज रिस्पॉन्ड टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ। क्या आएगा इसमें ब्लैंक में? ऑल्दो, हाउएवर, देयरफॉर या एक्सेप्ट, क्या आएगा? सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्या आएगा इसमें? ऑल्दो द मून हैज़ नो वाटर, या फिर हाउएवर द मून हैज़ नो वाटर, या फिर देयरफॉर द मून हैज़ नो वाटर, या एक्सेप्ट द मून हैज़ नो वाटर। देखिए, अगर आपको सेंटेंस का मीनिंग समझ आ रहा है तो आप बिल्कुल सही तरीके से इसे लगा लेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रीडिंग बेस्ड होते हैं, ठीक है, जिनके लिए कोई रूल नहीं होता। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑल्दो। ऑल्दो द मून हैज़ नो वाटर, इट्स सॉलिड क्रस्ट डज रिस्पॉन्ड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ओके, आई बात समझ में? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, यहाँ है, स्टार्टिंग में ब्लैंक दिया है 70% एल्कोहल इज मोर इफेक्टिव देन 100% एल्कोहल। तो इसमें ऐसा क्या ब्लैंक आएगा जो 70% एल्कोहल को मोर इफेक्टिव बताएगा, जो 100% एल्कोहल को मोर इफेक्टिव नहीं बताएगा? ऑप्शन है आपके पास, एन एंटीसेप्टिक यूज्ड, when used as an antiseptic, और therefore an antiseptic, या except an antiseptic। क्या है इसका करेक्ट आंसर? जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, ये ध्यान रखना है। सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। एन एंटीसेप्टिक यूज्ड, व्हेन यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, देयरफॉर एन एंटीसेप्टिक, या एक्सेप्ट एन एंटीसेप्टिक। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्हेन यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक 70% एल्कोहल इज मोर इफेक्टिव देन 100% एल्कोहल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स डैश माई इंजन एग्जॉस्ट react with nitrogen oxide to form complex toxic gases। क्या होगा यहाँ पर? आर गिवन ऑफ, गिवन ऑफ, गिवन ऑफ, सॉरी गिव ऑफ, या दे आर गिवन ऑफ। इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए? यस, ये पैसिव मोड, पैसिव वॉइस में बनेगा, होगा हाइड्रोकार्बन्स आर गिवन ऑफ बाय इंजन exhausted react with nitrogen oxide from form complex toxic gases। Okay, now moving to the next question। Ozone dash extremely active chemically and succeeds in damaging any vegetation it comes in contact with। ऑप्शंस हैं is, being, which is, by being। सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
Ozone is extremely active chemical and succeeds in damaging any vegetation it comes in contact with. Okay, now moving to the next question. Temperature inversion often occur when dash in the late afternoon. Temperature inversions often occur when dash in late afternoon. Options है the earth's surface is cooled, earth's surface is cooled, also the earth's surface is cooled, that earth's surface is cooled. क्या आना चाहिए यहाँ पे जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो? देखिए अर्थ के साथ आर्टिकल लगेगा, ये बात करेक्ट है बिल्कुल. दैट अर्थ नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा. ठीक है, आल्सो दी अर्थ भी नहीं हो सकता, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा. और अर्थ और द अर्थ की बात करें तो द अर्थ करेक्ट है. द अर्थ सरफेस इज कूल्ड, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस अवेलेबल. ठीक है, इनमें से करेक्ट चॉइस को ढूंढकर इसमें फिल करना है. फिलर्स को ध्यान में रखकर चलना है. जोनाथन इंसिस्टेड ऑन आउट, क्या होगा? ऑन गो आउट, ऑन गोइंग आउट, ऑन गोन आउट, ऑन वेंट आउट. विच इज योर राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑन गोइंग आउट. ठीक है, यहाँ जेरंड की फॉर्म में आएगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द डायमंड रिंग विच द थीप. आगे सेंटेंस कंप्लीट करना है. ऑप्शन है आपके पास स्टॉलन, स्टील, स्टोल, स्टीलिंग. क्या आएगा? यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी बेसिकली हमें ये बताना है. दिस इज द डायमंड रिंग विच द थीफ स्टील, द थीप स्टॉलन, द थीप स्टोल, द थीप स्टीलिंग. What is your right answer? Yes, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टॉलन. हमेशा ध्यान रखना जब भी पास्ट टेंस की बात आए तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज होता है. ओके, स्टील की थर्ड फॉर्म होगी स्टॉलन, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टार्टिंग में डैश है, ब्लैंक है. प्रिवेंट पीपल फ्रॉम ड्राइविंग ऑफ द रोड, दे पुट अप मोर स्ट्रीट लैम्प्स. तो क्या आएगा? इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर फ्रॉम, इन ऑर्डर ऑफ, इन ऑर्डर ऑन. जैसा कि आप सबको पता है ये एक कंप्लीट फ्रेज होती है जो यूज की जाती है ना? तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर है इन ऑर्डर टू. ठीक, और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो इनको ध्यान से देखना है क्योंकि इसी टाइप का पैटर्न आपके एग्जाम में हमेशा आता है. आई एट अ डैश ऑफ चॉकलेट केक. तो कौन सा वाला पीस आएगा? स्पेल ध्यान में होनी चाहिए. पीस, पीस, पीसेस, स्पीसीज. क्या है राइट आंसर? आई एट अ ऑफ चॉकलेट केक. पीस तो है लेकिन स्पेल कौन सी है ये भी ध्यान रखना, क्योंकि देखो यहाँ प्लूरल तो नहीं आएगा, तो प्लूरल को तो हम कट कर देते हैं क्योंकि ए आया, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ना कोई सिंगुलर नाउन ही आएगा. ठीक है, अब सिंगुलर नाउन दो बचते हैं. अगर आपको पीस की सही स्पेलिंग यानी कि टुकड़े की सही स्पेलिंग बताए, इसमें से एक का मीनिंग क्या है? शांति, और एक का मीनिंग है टुकड़ा. तो इसमें से ये देखना है कि कौन सी स्पेलिंग टुकड़े के लिए सही है. बताइए. PEACE, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शांति. ठीक है, तो यहाँ पे शांति के लिए तो नहीं अर्थ बन रहा है ना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीस, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. PIECE. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रुकिए एक मिनट, हाँ इसे देख लेते हैं. डायरेक्शन है. इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द वन बोल्ड वर्ड और फ्रेज दैट मस्ट बी चेंज इन ऑर्डर फॉर द सेंटेंस बी करेक्ट. ओके, यहाँ पे बोल्ड वर्ड को फोकस करना है कि ये क्या चेंज हो सकते हैं. ठीक है, मतलब इनकरेक्टली यूज हुआ इनका. यहाँ पे देखते हैं. आफ्टर न्यूटन हैज ऑब्जर्व्ड एन एप्पल फॉल टू द ग्राउंड, ही फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ ग्रेविटी. कहाँ पे एरर है इसमें ये बताना है.
सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें क्या कहा गया है, आफ्टर न्यूटन हैज़ ऑब्जर्व्ड, हैज़, जबकि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट वाली फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर न्यूटन हैड ऑब्जर्व्ड या ऑब्जर्व भी आ सकता है, सीधा सीधा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। आफ्टर न्यूटन ऑब्जर्व्ड एन एप्पल फॉल टू द ग्राउंड ही फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ ग्रेविटी। देखिए यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट होगा, यानी कि पार्ट ए में एरर है और हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, समझ आ गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं या पूछ सकते हैं मुझसे। ऑल द प्यूपिल्स आर डैश टू द बीच। अब सोचिए आर हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके साथ कौन सी वर्ब यूज़ होगी, गोइंग, विल गो, गॉन या गो। अगर आपको टेंसेस अच्छे से आते हैं तो इसे बहुत इजी मानेंगे, और जिसे टेंसेस नहीं आते तो वो उसे ये डिफ़िकल्ट लगेगा। बताइए इज आर एम कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, आपको ये भी बताना है मुझे, और उनका रूल क्या होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म इसमें यूज़ होती है। यस, इज आर एम जो होती हैं वो कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये होती हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ओके, याद रहेगा। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या रूल होता है, इसमें इज आर एम प्लस वर्ब B1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज होता है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नाउ ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, और जिस किसी को भी ये क्वेश्चंस नहीं समझ आए हैं तो वो एक बार वीडियो को दोबारा देख सकता है। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और डेली आपको इसी चैनल पर प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, इसलिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए और आप सारी वीडियोस को देख सकें। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।